कहते हैं ना कि जो काम एक चमत्कार भी नहीं कर सकता, उसे बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और कानून की गहरी समझ से कुछ ही मिनटों में कर दिखाया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह उस युग की सबसे बड़ी बौद्धिक जीतों में से एक थी, जहां एक व्यक्ति ने अकेले खड़े होकर पूरी व्यवस्था को चुनौती दी और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। आज जब आप इस कहानी को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह आज के समय के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी समाज में अन्याय होता है, जब भी सच्चाई को दबाने की कोशिश होती है, तब बाबा साहब का यह संघर्ष हमें रास्ता दिखाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक दर्शक की तरह न देखें, बल्कि इस यात्रा का हिस्सा बने। एक बार फिर से उन महामानव को अपने दिल और दिमाग में स्थान दीजिए। उनकी उस छवि को याद कीजिए जो अन्याय के खिलाफ चट्टान बनकर खड़ी रहती थी। और हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हर मोड़ पर आपको हैरानी होगी, हर तर्क आपको सोचने पर मजबूर करेगा, और जब यह कहानी अपने चरम पर पहुंचेगी तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे ऐतिहासिक सफर के लिए जहां आपको सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि एक सोच, एक क्रांति और एक ऐसी विरासत देखने को मिलेगी जो आज भी हमें जीने का तरीका सिखाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी को जेल की सजा हो चुकी हो, कोर्ट का फैसला आ चुका हो, समाज के सबसे शक्तिशाली लोग उनके खिलाफ हों, और फिर एक युवा वकील कोर्ट में खड़ा होकर सिर्फ एक ही दलील दे और पूरा केस ही पलट जाए? जी हां, यह कहानी है साल 1926 की। पुणे की सड़कों पर भारी तनाव था। 4 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया था। हर तरफ जश्न का माहौल था कि विरोधियों को सबक सिखा दिया गया है। लेकिन तभी एंट्री होती है बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की। उस वक्त वे केवल एक युवा वकील थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा कानूनी हथियार था जिसने उस समय के बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस ऐतिहासिक केस की कहानी, देशाचे दुश्मन केस। कैसे बाबा साहब ने कानून की एक ऐसी बारीक लकीर खींची कि जज को अपना फैसला बदलना पड़ा और सजा काट रहे लोग बाइज्जत बरी हो गए। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन का यह अध्याय बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी बाबा साहब की बुद्धिमत्ता और उनके संघर्षों के मुरीद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, किस शहर या गांव से देख रहे हैं। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के जितने भी सच्चे अनुयायी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप खुद सोचिए, अगर आप उनके इतिहास को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो और कौन करेगा? यह जिम्मेदारी आपकी है। कहानी शुरू होती है साल 1925 के आसपास से। महाराष्ट्र में उस वक्त नॉन ब्राह्मण आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा की मशाल लेकर कुछ युवा नेता ब्राह्मणवाद की जड़ों को हिला रहे थे। इन्हीं में से एक थे दिनकर राव जवलकर, एक ऐसे लेखक जिनकी कलम आग उगलती थी। जवलकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था देशाचे दुश्मन, देश के दुश्मन। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह एक सीधा हमला था। इस किताब में उस समय के सबसे बड़े और सम्मानित नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर पर तीखे प्रहार किए गए थे। किताब में आरोप लगाया गया कि ये नेता केवल एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और आम जनता को जाति के नाम पर बांटते हैं। जवलकर ने लिखा कि इनका स्वराज्य आम आदमी का राज्य नहीं, बल्कि पुरानी व्यवस्था को थोपने का तरीका है। किताब की भाषा इतनी आक्रामक थी कि पुणे के ब्राह्मण समाज में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और मांग होने लगी कि इन लेखकों और प्रकाशकों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के भतीजे ने मानहानि का केस ठोक दिया। चारों तरफ से घिरे हुए थे लेखक दिनकर राव जवलकर, प्रकाशक केशवराव जेधे और उनके साथी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और फिर वही हुआ जिसका डर था। ट्रायल कोर्ट के जज फ्लेमिंग ने उन्हें दोषी करार देते हुए जेल की सजा सुना दी। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था, क्योंकि अब इस केस की कमान संभालने वाले थे बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर। 15 सितंबर 1926 पुणे की अदालत का फैसला आ चुका था। दिनकर राव जवलकर, केशव राव जेधे,
केशवराव बागड़े और रामचंद्र लाड, इन चारों को जेल की कोठरी में धकेल दिया गया था। उस समय के शक्तिशाली वर्ग के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उन्हें लगा कि उन्होंने नॉन ब्राह्मण आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी है। लेकिन येरुवाड़ा जेल की सलाखों के पीछे बंद इन नेताओं को पता था कि बाहर एक शख्स ऐसा है जो कानून की किताबों से समंदर सुखाने की ताकत रखता है। उन्होंने जेल से ही संदेश भेजा और अपील के लिए बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर को अपना वकील चुना। जब बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो वहां सन्नाटा पसर गया। एक तरफ थे पुणे के उस समय के सबसे मशहूर और ढाकड़ वकील एल.बी. भोपटकर, जो अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश हुए थे। उनके पास अनुभव था, समर्थन था और समाज का रसूख था। दूसरी तरफ थे युवा भीमराव अंबेडकर। उनके पास न तो लाव लश्कर था, न ही कोई राजनीतिक समर्थन। उनके पास थी तो सिर्फ कानून की वो गहरी समझ जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की थी। जैसे ही बहस शुरू हुई, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने लंबी चौड़ी भावनात्मक बातें करने के बजाय सीधे कानून की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने जज की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा तकनीकी सवाल पूछा जिसने पूरे केस की नींव हिला दी। अंबेडकर ने कहा, योर ऑनर, यह केस चलने लायक ही नहीं है। इस मुकदमे का कोई कानूनी आधार यानी लॉस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी ही नहीं है। कोर्ट में बैठे लोग हैरान रह गए। अंबेडकर ने तर्क दिया कि मानहानि का मुकदमा किसी जीवित व्यक्ति की बदनामी पर होता है। तिलक और चिपलूणकर, जिनकी प्रतिष्ठा की बात की जा रही थी, वे दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। अंबेडकर ने पुराने ब्रिटिश कानूनों और केसों का हवाला देते हुए साबित किया कि किसी मृत व्यक्ति की मानहानि के लिए कोई तीसरा व्यक्ति तब तक केस नहीं कर सकता जब तक वह यह साबित न कर दे कि उस आलोचना से सीधे तौर पर उसकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। यहां शिकायतकर्ता कृष्णराव चिपलूणकर को कोई व्यक्तिगत चोट नहीं पहुंची है। यह एक ऐसी दलील थी जिसने विरोधी पक्ष के वकील के पास कोई जवाब नहीं छोड़ा। कानून की भाषा में इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने किताब की तीखी भाषा का बचाव करते हुए एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, यह किसी व्यक्ति विशेष की निजी बदनामी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा की आलोचना है। उन्होंने कोर्ट को समझाया कि लोकतंत्र और समाज सुधार के लिए ब्राह्मणवाद या पुरानी रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। अगर कड़े शब्दों के इस्तेमाल को ही अपराध मान लिया जाएगा तो समाज सुधार की हर कोशिश जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाएगी। अंबेडकर की दलीलें इतनी क्रिस्टल क्लियर और कानूनी रूप से सटीक थीं कि जज को यह एहसास हो गया कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की तकनीकी बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया था। अब सबकी सांसें थमी हुई थीं। क्या एक युवा वकील उन 4 लोगों को जेल से बाहर निकाल पाएगा जिन्हें समाज पहले ही अपराधी मान चुका था? क्या बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का कानून प्रेम पुणे के उस समय के सामाजिक दबाव पर भारी पड़ेगा? अदालत के भीतर का सन्नाटा और गहरा गया था। जज महोदय बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की दलीलों को अपने नोटपैड पर दर्ज कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के वकील एल.बी. भोपटकर ने बहुत कोशिश की कि वे इस केस को भावनाओं की तरफ मोड़ सकें, लेकिन अंबेडकर ने केस को पूरी तरह से कानूनी कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया था। अंबेडकर ने बहुत ही शांत लहजे में अदालत को समझाया कि कानून किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने पर सजा नहीं देता, बल्कि कानून यह देखता है कि क्या सच में कोई अपराध हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देशाचे दुश्मन किताब में जो कुछ भी लिखा गया वह सामाजिक सुधार की एक छटपटाहट थी। उन्होंने कहा कि अगर हम इतिहास के पन्नों की कड़ी डैरी सच्चाई को उजागर करने वाले लेखकों को जेल भेजेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सच बोलने से डरेंगी। जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना सिर उठाया और वह फैसला सुनाया जिसकी पुणे के गलियारों में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जज ने बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की लोकस स्टैंडी वाली दलील को पूरी तरह सही माना। कोर्ट ने स्वीकार किया कि मृत व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा के नाम पर जीवित व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीना जा सकता। नतीजा यह हुआ कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। दिनकर राव जवलकर, केशवराव जेधे और उनके साथियों को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया गया। जो 4 लोग जेल की कालकोठरी में दिन काट रहे थे, वे बाबा साहब की एक कानूनी दलील की वजह से सम्मान के साथ बाहर आ गए।
जैसे ही यह खबर जेल के बाहर और पुणे की सड़कों पर फैली, लोग दंग रह गए। जिस केस को लोग हारा हुआ मान चुके थे, उसे इस युवा वकील ने अपनी बुद्धिमत्ता से जीत लिया था। इस जीत का असर सिर्फ जेल से बाहर आने तक सीमित नहीं था। ये उस दौर के सामाजिक ढांचे पर एक करारी चोट थी। पुणे, जो उस समय रूढ़िवादी राजनीति का गढ़ माना जाता था, वहां एक दलित समाज से आने वाले वकील ने अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवा लिया था। इस केस के बाद पूरे महाराष्ट्र में यह संदेश गया कि बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक नेता या समाज सुधारक ही नहीं है, बल्कि वे कानून के इतने बड्ढे जानकार हैं कि बड्ढे से बद्धा विरोधी भी उनके तर्कों के सामने टिक नहीं सकता। नॉन ब्राह्मण आंदोलन के नेताओं के लिए बाबा साहब एक मसीहा बनकर उभरे। इसी केस ने जेधे और जवलकर जैसे कद्दावर नेताओं को बाबा साहब के करीब ला दिया, जिसका परिणाम आगे चलकर बड़े सामाजिक आंदोलनों के रूप में दिखा। लोग अब जान चुके थे कि अगर गरीबों, पिछड़ों या किसी क्रांतिकारी सुधारक पर अन्याय होगा, तो उनके बचाव के लिए एक कानूनी शेर खद्दहा है। दोस्तों, बाबा साहब की यह जीत हमें सिखाती है कि जब आपके पास ज्ञान की शक्ति और सच्चाई का साथ हो, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने चिल्लाकर या हंगामा करके नहीं, बल्कि अपनी कलम और कानून की ताकत से यह जंग जीती थी। दोस्तों, आज की इस ऐतिहासिक घटना से हमने सीखा कि ज्ञान ही वह एकमात्र हथियार है जो बिना किसी हथियार के बड़ी से बड़ी जंग जिता सकता है। इस पूरे मामले का सार और उससे मिलने वाली सीख कुछ ऐसी है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भावनाओं से ऊपर है कानून का तर्क। बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया भावनाओं और गुस्से में बह रही हो, तब भी एक समझदार व्यक्ति को शांत रहकर तथ्यों और तर्क, लॉजिक पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चिल्लाकर बहस नहीं की, बल्कि कानून की एक ऐसी बारीक लकीर खींची कि विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं बचा। शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब छुआछूत और भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था, तब एक दलित समाज के युवा वकील ने अपनी विद्वत्ता के दम पर उन लोगों को बचाया जो रसूखदार और शक्तिशाली थे। यह साबित करता है कि आपकी जाति या पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। अगर आपके पास उच्च स्तर की शिक्षा है, तो दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कीमत। इस केस ने हमें सिखाया कि समाज सुधार के लिए कड़वा सच बोलना जरूरी है। अगर हम डर कर चुप हो जाएंगे, तो समाज की बुराइयां कभी खत्म नहीं होंगी। बाबा साहब ने अदालत में यह स्थापित किया कि महापुरुषों या व्यवस्था की आलोचना करना अपराध नहीं, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। एकजुटता की शक्ति। इस केस ने महाराष्ट्र के 2 बड़े आंदोलनों को एक कर दिया। हमने सीखा कि जब न्याय की लड़ाई लड़नी हो, तो छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर एक साथ आना जरूरी है। जब जेधे, जवलकर और अंबेडकर एक साथ खड़े हुए, तो न्याय की जीत हुई। तकनीकी समझ और बारीकियों पर ध्यान। बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने यह दिखाया कि जीत हमेशा लंबी चौड़ी दलीलों से नहीं, बल्कि सही जगह पर प्रहार करने से मिलती है। उन्होंने केस की जड़ को पकड़ा कि मुकदमा करने का अधिकार किसे है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की किसी भी समस्या में सीधा उलझने के बजाय उसकी जड़, रूट कॉज को समझना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह बौद्धिक विजय, इंटेलेक्चुअल विक्ट्री का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी यह जीत हमें आज भी प्रेरित करती है कि हम शिक्षित बने, संगठित रहें और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े हों। तो दोस्तों, यह थी बाबा साहब के जीवन की वह अद्भुत जीत जिसने इतिहास की धारा बदल दी। इस घटना से साफ है कि बाबा साहब ने हमें केवल आरक्षण या अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि तर्क और कानून की वह शक्ति दी है जिससे हम दुनिया की किसी भी ताकत से आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास बाबा साहब जैसा विश्व स्तरीय विद्वान नेतृत्व था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक बाबा साहब के उस महान संघर्ष और उनकी विद्वत्ता के प्रति एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब के जीवन के ऐसे ही अनसुने और प्रेरणादायक अध्याय आधुनिक और तार्किक तरीके से आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे इस आधुनिक अंबेडकरवादी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। हम यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि बाबा साहब के विचारों को आज के दौर के हिसाब से विश्लेषित करते हैं।
अंत में एक जरूरी बात, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस वीडियो को शेयर करना भी उस संगठन और जागरूकता का एक हिस्सा है। इसे अपने हर ग्रुप और हर दोस्त तक पहुंचाएं। अगर हम अपनी विरासत पर गर्व नहीं करेंगे और उसे दूसरों को नहीं बताएंगे तो दुनिया हमारे नायकों को भुला देगी। इसलिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्रांतिकारी अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।